में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के इस प्रोग्राम में हम मोहम्मद रज़ाक शाकिर साहब का मसला आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के इलाके गुजरात से है, लेकिन ये 20 साल से बरतानिया में मुकीम है। इन्होंने 2009 में एक रावलपिंडी में मौजूद है एक अफशा कॉलोनी, वहाँ पर अपने एक करीबी अजीज़ के ज़रिए से, जिनका नाम निसार अहमद था, उनके ज़रिए इन्होंने घर ख़रीदा था और इन्होंने 22 लाख रुपए जो है वो इसके अदा किए। और जिन लोगों से ये मकान ख़रीदा गया उनमें मुसर्रत असलम और वो जो हैं अहलिया थी मलिक असलम साहब की, उनसे इन्होंने ये मकान ख़रीदा था और अपने नाम पे इन्होंने इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ हुआ ये कि जिनके ज़रिए से ख़रीदा वो वफ़ात पा गए एक ट्रैफिक हादसे में। इस लंबी स्टोरी की तफसीलात तो हम अपने नुमाइंदे से और दीगर लोगों से जानते हैं, लेकिन मुख्तसरन हुआ फिर ये कि जिससे ये मकान ख़रीदा गया उसी ने इस पर मिली भगत से कुछ लोगों को साथ मिलाकर कब्ज़ा कर लिया। अब ये मामला है क्या, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये कुछ तो हम रज़ाक शाकिर साहब जो ख़ुद मुतासर शख्स हैं उनसे जानेंगे, और राजा काशिफ साहब हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद से जिन्होंने स्टोरी पर काम किया, वो हमें इसकी तफसीलात बताएंगे, और शायद शराफत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो वकील हैं रज़ाक शाकिर साहब के। सबसे पहले आप राजा काशिफ साहब ज़रा बताइएगा ये हुआ क्या और अब क्या स्टेटस है। असद ये 2009 में इन्होंने ये मकान ख़रीदा था और ये अफशा कॉलोनी है, एक पिंडी का नवाही इलाका है रावलपिंडी का, वहाँ पे ये दही इलाके में इन्होंने मकान ख़रीदा था। मकान इन्होंने जिस खातून से ख़रीदा था उस खातून के खामद के नाम पे असल ये रजिस्ट्री थी। अच्छा, मलिक असलम उसका नाम था, मुसर्रत असलम से इन्होंने मकान ख़रीदा था, लेकिन ये इनको मालूम नहीं था इस बारे में। लेकिन जब वो उन्होंने ख़रीद लिया उसके बाद इनके नाम हो गई, इनके कुछ अपने करीबी अजीज़ थे उनको इन्होंने रेंट आउट कर दिया। रेंट आउट करने के बाद इन्होंने दोबारा खाली हुआ, उसको दोबारा जब रेंट आउट करना, मीनवाइल एक दूसरी साइड पर जो केस है वो चल रहा था मुसर्रत का और असलम का। इस हवाले से मुसर्रत जो है वो पाकिस्तान रहती थी, असलम यूके बेस्ड हैं, वो यूके रहते हैं, यानी ये मियां बीवी दोनों थी। फिर इनके दरमियान डाइवोर्स हो गई। जी, ये मियां बीवी थे। फिर इनके दरमियान डाइवोर्स हो गई। इस मकान पर मुसर्रत रहती थी या उसने कब्ज़ा कर लिया था। बेसिकली ये नाम पे असलम के नाम पे था। फिर असलम का केस उसके साथ सिविल कोर्ट में चल रहा था मैटर ये। अच्छा। लेकिन इस बारे में उनको लाइलम रखा गया रज़ाक साहब को। उसके बाद ये इन्होंने रज़ाक साहब ने ये ख़रीद लिया। उसके बाद नहीं, लेकिन जो है वो हार गई। इसमें ये बताइएगा कि ये आप ये बता रहे हैं कि जिस वक्त ये मकान ख़रीदा गया था ये उस वक्त ही मियाँ बीवी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, और उसी वक्त जो है वो मुसर्रत असलम साहिबा ने इनके इल्म में लाए बगैर ये बेच दिया, चूँकि वो काबिज़ थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो है उनके नाम पर रजिस्ट्री थी, उनके इल्म में नहीं था। आप ये कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो है मकान असलम साहब का था। मुसर्रत ने इसके जो हसनैन काज़मी अभी इसमें काबज़ हैं, बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलके इसकी एक रजिस्ट्री बनाई थी। हसनैन काज़मी उधर के लोकल हैं, मुकामी हैं, रिहायशी हैं। उसके पास इसके को हवाई हकूक़, जिसको हम शामलाती हकूक़ कहते हैं, उसके पास वो थे। वो इन्होंने इनको दी, मुसर्रत को दी। मुसर्रत के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो अदालत से केस हार रही थी कब्ज़े का, इसलिए उसने एक अटॉर्नी तैयार कराई। उस अटॉर्नी के बेस पे उसने वो हवाई हकूक़ ख़रीद के 6 मरले की उसने अटॉर्नी तैयार कराई, और उस अटॉर्नी की बेस पे उन्होंने इसको मकान बेच दिया। इनको रज़ाक साहब को मकान बेच दिया। ये सादे लोग, शरीफ लोग, अटॉर्नी को देख के कोई भी कह सकता है कि ये ठीक होगी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? बैकग्राउंड में ये चल रहा था, लेकिन असलम और मुसर्रत का केस चल रहा था आपस में। ये कैसे, ये जब किसी शख्स किसी और के नाम पर है और कोई और शख्स को बेच दे तो वो तो रजिस्ट्री नहीं हो सकती ना, क्योंकि साइन अंगूठे चाहिए होंगे। तो इस पर अगर मलिक असलम साहब ने साइन अंगूठे नहीं किए थे जिनके नाम पर रजिस्ट्री थी, तो फिर ये कैसे दूसरे किसी शख्स के नाम पर रजिस्ट्री कैसे हो गई? इकरारनामा भी नहीं हुआ होगा, जाहिर है दोनों का। टेक्निकल चीज़ है असद, इसमें समझ। जी जी, एक टेक्निकल चीज़ है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो दही इलाका है, दही इलाके का जो रकबा होता है उसमें एक पक्के हकूक़ होते हैं, जो प्रॉपर रकबा होता है, मालक होता है उसका, एक उसके साथ शामलाती हकूक़ होते हैं। शामलाती हकूक़ को दही इलाकों में हवाई हकूक़ कहते हैं। ये जो हकूक़ थे ये हवाई हकूक़ थे जो 720 नंबर खसरे में इनको दिए गए थे। हसनैन ने इन्हें वो रजिस्ट्री दी थी। जब मुसर्रत को नज़र आएगा वो केस हार रही है, असलम के नाम पे मकान है, रजिस्ट्री उसके नाम पर है। बेसिकली असलम के नाम पर 1994 से है,
उसके नाम पर है। तो उसने फिर एक जाली कागज़ हसनैन से मिलकर, उसने मकान छोड़ना नहीं था, वो केस हार जाती, वो डिवोर्स्ड थी, उसने मकान के कब्जे के लिए किया होता सूट, वो हार जाती तो मकान का कब्जा चला जाना था। उसने ये स्कीम लड़ाई कि वहाँ के जो पुराने रिहायशी था हसनैन काज़मी, उससे 6 मरले के हकूक़ की रजिस्ट्री तैयार कराई, जो इसके नाम उसने अटॉर्नी दी, उस अटॉर्नी की बेस पे इसने एक रजिस्ट्री तैयार करवाई। वो हकूक़ भी जेन्युइन थे, लेकिन उस बुनियादी चीज़ ये है कि वो जो अटॉर्नी तैयार कराई गई, इन्होंने उसकी पड़ताल नहीं की। उसमें जो खसरा नंबर मेंशन किया गया है वो इनके मकान वाला खसरा नंबर नहीं है, वो 719 नंबर खसरा है, इनका 720 नंबर खसरा है। तो वो ये थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं, ये पटवार खाने की इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो इनको जो फिर वो अटॉर्नी उसने करके दी, वो यहाँ पे फॉल नहीं करती। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया कि चलें किसी तरह से वो रजिस्ट्री हो गई, और फिर जब केस हारे थे उन्होंने उनको इन्वॉल्व किया, तो अब ये जो इन्होंने किराएदारों को निकाल कर और ख़ुद इस पर कब्ज़ा कर लिया, ये मामला किस तरह से हुआ? ये क्या उस रजिस्ट्री के ज़रिए से उन्होंने उसकी आड़ लेकर किया कि जी इसके शामलाती हुकूक मेरे पास हैं, तो इसलिए इस पर मेरा कब्ज़ा होना चाहिए? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें जो बुनियादी तौर पे चीज़ थी ना कि इनका केस मैंने आपको बताया, मुसर्रत असलम और मलक असलम का केस चल रहा था इसी मकान के अलग चल रहा था। मीनवाइल उसने ये रजिस्ट्री तैयार करा के, हाँ जी, वो अलग चल रहा था। वो जब इनको कब्जा दे दिया, वो 1-1.5 साल इनके पास कब्जा रहा, इन्होंने रेंट आउट किया, उस दौरान असलम केस जीत गया मुसर्रत से। असलम ने इस मकान के कब्जे के लिए एप्लीकेशन दी, बैलफ आया था रिकॉर्ड के मुताबिक, वहाँ पे बैलफ आया था इस मकान का कब्जा लेने के लिए। उस टाइम उन्होंने नया साद नामी एक बंदे को मकान रेंट आउट किया था, तो वो बैलफ ने आके कब्जा लिया, ना कि कोई कब्जे के लिए कोई और बंदा नहीं आया, बैलफ वाले आए थे और पुलिस वाले साथ आए थे। कोई ASI था उस वक्त, कोई खान इस तरह, कोई गुलाब खान इस तरह से आई थिंक से उसका नाम था, वो आया था। उन्होंने इनसे उस टाइम कब्जा लिया था। बैलफ ने 1-2 घंटे का टाइम दिया और उसे कहा कि आप निकल जाएं, नहीं तो सामान भी आपका कब्जा में आ जाएगा। तो ये मुसर्रत केस हारी है असलम से। उसके बाद इनके सामने गेम खुली है कि असल हुआ इनके साथ ये था कि मुसर्रत ने ये कागजात, असल जो इसमें गिल्टी है वो मुसर्रत असलम है, जिसने इनको गलत कागज़ बनाकर गलत चीज़ बेची है। वो कागज़ जो मुसर्रत के पास कागज़ हैं उसके मुताबिक ये नाले की जगह बनती है, ना कि ये मकान की जगह बनती है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। सर ब्रेक ले रहे हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पर मुतासर अफरीक फिर 2 हो गए। एक तो मलिक असलम साहब, जिनका मकान था, उनको पता ही नहीं था कि उनकी साबिक अहलिया ने वो मकान जो है वो बेच दिया और उसके पैसे ले लिए, तो उनका भी नुकसान हुआ। और फिर जिस शख्स ने ये मकान, यानी रज़ाक शाकिर साहब ने ये मकान 22 लाख रुपए के एवज़ ख़रीद लिया, तो अब इसके असल मालिक जो है अगर मलिक असलम है, तो फिर इनका भी ये नुकसान हो गया। तो 2 फरीक हुए अपेरेंटली इस केस में जो मुतासरा फरीक हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, इसके ज़रा कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं, शायद शराफत साहब से भी जानते हैं और रज़ाक शाकिर साहब से भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं रज़ाक शाकिर साहब के मामले पर, जो कि बरतानिया में रहते हैं और इनका जो है वो एक उन्होंने मकान ख़रीदा था, जिस पर अब मुख्तसर कहानी ये है कि कोई और कब्ज़ा कर चुका है। अब लेकिन ये इतनी सादा कहानी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बारे में राजा काशिफ साहब ने हमें बताया। अब रज़ाक शाकिर साहब, आपने जब ये मकान ख़रीदा था तो आपके इल्म में उस वक्त नहीं आया कि ये मकान की रजिस्ट्री किस शख्स के नाम पर है और आपको करके कौन दे रहा है, आप पेमेंट किसको कर रहे हैं? आम सादा सा एक आम फहम सा फार्मूला है कि जिस शख्स के नाम पर रजिस्ट्री होती है आप उसी को पेमेंट करते हैं, तो आप उससे मकान लेते हैं ना। तो आपने क्या ये नहीं चेक किया? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ऐसे हुआ था कि हम लोग जब विद फैमिली पाकिस्तान गए हुए थे, तो आपको सबसे पहले तो आपको ये भी पता होगा कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा 3 या 4 वीक या मैक्सिमम 5 वीक के लिए हम जाते हैं, ठीक है। तो इसी दौरान मैं, मेरी एक कज़न है उधर रावलपिंडी में और मेरी सिस्टर भी रहती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली निसार के साथ ही एक्सीडेंट में पास हुई होगी थी। तो हम उनके घर गए हुए थे, तो वो जो निसार से मेरी, जब मैं 2-3 दिन वहाँ पे रहा तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एक घर दिखाया, ठीक है। तो वो पसंद आ गया। तो उसके बाद फिर हमें जो मसरत बीबी हैं उनके घर लेकर गया, जो उन्होंने हमें ये शो किया कि ये मालकन है, और टेबल टॉक हमारी आमने सामने बैठकर हुई। अब मसरत बीबी ने फिर वो जो निसार को वो पेपर दिए जो हुसैन काज़मी ने उसको दिया हुआ था, मुख्तारनामा, ठीक है। तो पहली बात तो यह कि मैं
29-30 ईयर से पाकिस्तान छोड़ा हुआ मैंने, और इतनी बारीकियों का जानते थे, इतना जानता नहीं हूँ। ठीक है, और ये एक जिम्मेदारी निसार साहब को सर अंजाम देनी चाहिए थी, जो कि शायद उन्होंने नहीं दी। निसार साहब ने मुझे बताया कि ये बिल्कुल ओरिजिनल थे, वो जो था मुख्तारनामा वो ओरिजिनल था। तो उन्होंने कहा कि बाकी अभी हम ऐसा करेंगे कि कल जो है ना, पहले तो खैर सारे मामला जो उनके प्राइस वगैरह थी वो तय पाए, और वहीं पे हमने फिर जब डन हो गया तो उस औरत को मैंने जो मनी दी बयाने के तौर पे, ठीक है, डिपॉजिट। तो सेकंड डे का हमने टाइम रखा कि हम वो निसार हमें लेकर जाएगा किसी ऑफिस में। वो बाद में पता चला कि ये पटवारी का ऑफिस होता है जहाँ से वो फर्द वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड डे हम वहाँ पे गए, निसार था, मैं और मेरे दोनों बहनोई साथ थे। तो वहाँ पे जाके हमने वहाँ से फर्द निसार नहीं निकलवाया, उसके जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो दिए हमने। उसके फिर 3 दिन के बाद का टाइम रखा हुआ था, मैंने वापस गुजरात आना था, गुजरात आया, पैसों का अरेंज करना था, और निसार ने इस 3 दिन के अंदर कहा कि हम जो कचहरी में जाके नाम वगैरह करना है उस आपके आने तक मैं सारे पेपर वर्क तैयार कर लूंगा। तो इस तरह फिर 3 दिन के बाद का हमारा टाइम रखा गया, और हम डायरेक्ट ही गुजरात से कचहरी में आ गए, और दूसरी जो थर्ड पार्टी थी वो भी कचहरी में ही ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मेरे साथ मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे बहनोई थे, निसार था, और उस पार्टी की तरफ से मसरत बीबी थी, और जिनको मैं देख चुका था, और बाकी जो उसके पास साथ 3-4 बंदे थे उनको मैंने देखा नहीं था, लेकिन निसार ने मेरा उनसे तारफ करवा दिया। एक हुसनैन काजमी साहब थे, एक वाजिद नाम का आदमी था, और एक तनवीर नाम का आदमी था। हुसनैन काजमी का तारफ ये करवाया कि अंकल ये वो आदमी है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मसरत के नाम पे की हुई है, तो ये साथ इसलिए आए हैं कि अगर किसी किस्म का कोई डॉट हो, कोई फेक हो, तो ये आपके सामने अभी हल्फिया बयान भी देने को तैयार होंगे। तो ये इस सारे मामले को लेके फिर हमने क्या किया कि जो बाकी मनी थी वो भी उन बंदों के सामने कचहरी में ही पेमेंट की, ठीक है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी हो चुके थे, तो फिर इस तरह तहसीलदार साहब के सामने जाके बयान हुए और साइन किए गए। अब जब मसरत का टाइम आया सिग्नेचर करने का, तो जो उनकी तरफ से विटनेस थे, अब तहसीलदार साहब ने उन किसी रीजन से या पता नहीं उनका क्या रिश्ता शो किया, तो उन्होंने कहा कि इस रिश्ते के विटनेस नहीं हो सकता, किसी और को लेके आओ, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जाके विटनेस में नाम डाल दिए। इस तरह फिर हमारा जो भी प्रोसेस था पेपर वर्क का वो कंप्लीट हो गया, और हम वहीं से वापस गुजरात आ गए। तो निसार साहब ने ये सारे पेपर लेके रजिस्ट्री 2-3 दिन के बाद ओरिजिनल ले ली, और उसका इंतकाल वगैरह करवा के तो मुझे गुजरात भेज दिया। अभी तक तो ये था। उसके बाद फिर हम 2 वीक के बाद वापसी थी, हम वापस आ गए। निसार को ही हमने दिया हुआ था सारा, मतलब बाय रिटर्न नहीं था, लेकिन पैसे वगैरह दिए कि जो भी उसमें कोई मेंटेनेंस का काम होने वाला करके तो कंप्लीट करो। तो वो फिर अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं था, वो अनफॉर्चुनेटली वो मतलब कार एक्सीडेंट में फौत हो गए, निसार भी और मेरी सिस्टर और उनका सन भी। तो इस तरह हम काम चला गया। तो उसके बाद जब मेरे बड़े भाई गुजरात से गए, उन्होंने जाके कंप्लीट किया, और मेरी एक सिस्टर हैं, मेरे बहनोई हैं। अभी आपने पावर ऑफ अटर्नी किसको दे रखा है? जी, अभी जो इस वक्त करंट पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी मेरे बहनोई है, हाजी मुख्तार साहब नाम है उनका, मोहम्मद नजीर, ठीक है, उनके नाम पे है। और तो हाजी मुख्तार साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। आप बात मुकम्मल कर लें फिर हम उनसे बात करते हैं। जी, मैं यही बता रहा था कि वो मई 2009 में फिर हमने मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई फैमिली, अब्दुल मजीद साहब जो है वो उस घर में आ गए, रहते रहे। तकरीबन 3-3.5 साल का अरसा हो रहे हैं, यानी कि वो घर हमारे पास दिसंबर 2012 तक हमारी स्टडी में रहा, ठीक है। तो अक्टूबर में मेरे बहनोई का अपना घर रेडी हो गया था, वो इधर एटॉमिक एनर्जी का सोसाइटी है रवात के करीब, वहाँ पे, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो मेरे भाई जो गुजरात से तो जाके वापस दोबारा उन्होंने जाके जो छोटा मोटा काम था मेंटेन करने का करके, तो इस बंदे को जो सैफुर रहमान है अभी हैं, इनको रेंट पे घर दे दिया। अभी तकरीबन 1 मंथ पूरा नहीं हुआ था, तो इस बंदे को बल्फ के जरिए घर खाली करवा के तो थर्ड पार्टी को दे दिया गया। अभी इस वक्त तक हमें बिल्कुल नहीं था पता कि इसकी बैक स्टोरी क्या चल रही है, क्योंकि हम तो इतना, और जो अभी हमारे लायर आपको बता देंगे और जो हाजी साहब बता देंगे, मुख्तार साहब, वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो हम बाहर रहते हैं हमें इतनी टेक्निकली चीजों का नहीं पता होता, जो अभी आपको बताएंगे आपको नहीं पता। लेकिन हाजी मुख्तार साहब से और शाहिद शराफत साहब तो बल्कि इनसे भी ज्यादा शाहिद शराफत साहब जानते हैं। पहले मैं शाहिद शराफत साहब से बात करता हूँ, फिर हाजी मुख्तार साहब से। शाहिद शराफत साहब, ये पहले तो ये बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मुसर्रत असलम साहबा जो हैं इन्होंने बाकायदा 2 नंबरी की और एक क्रिमिनल ऑफेंस किया? अगर उन्होंने किया तो फिर क्या आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए भी कोर्ट में गए हैं या जाने का इरादा रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्लाह के पाक नाम से जवाब देने का आगाज़ करता हूँ। एक्चुअली सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो चिटिंग कमिट की गई है ये बेसिकली इन खातून का नाम जो एग्जैक्ट नाम है वो है मुसर्रत जबीन। मुसर्रत जबीन ने ये चिटिंग कमिट की है, क्योंकि जो मैंने इसका एक शॉर्ट ब्रीफ तैयार किया है उसको वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यार ये इतने ज़बरदस्त तरीके से उसने ये सारी गेम खेली है मुसर्रत जबीन ने, और ये सारा फ्रॉड उसने कमिट किया है। क्योंकि ये जिस तरह काशिफ भाई ने आगे आपको बताया है कि ये मकान बेसिकली था मोहम्मद असलम साहब का, जो कि मुसर्रत जबीन साहबा के हस्बैंड थे, और वो एक रजिस्ट्री है 2455 जो कि डेटेड है 7/6/1994, उसके तहत जो है वो उस मकान के मालिक थे। ठीक हो गया सर। अब मुसर्रत जबीन साहबा जो जिनको डाइवोर्स हो चुकी थी, मोहम्मद असलम साहब ने उनको छोड़ दिया था, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जब मोहम्मद असलम पाकिस्तान आए और उन्होंने मुसर्रत जबीन से उस घर का कब्ज़ा लेने के लिए एक सूट फाइल किया, जिस सूट का नंबर था 7140, जो कि फ़ाइल किया गया था 23/6/2008 को, कि जी आप मेरा मकान छोड़ दें, आप मेरी एक्स वाइफ हैं, मैं आपको डाइवोर्स कर चुका हूं, आप प्लीज़ मेरा घर दे दें, मुझे वापस कर दें, अब आपका रहना बनता नहीं वहाँ पर रहने का। और उसी केस, हाँ आपका रहना बनता नहीं है, और उसी केस के अंदर, जिस केस का मैं हवाला दे रहा हूँ, जो केस नंबर है 7140, जो कि फाइल किया गया था 23/6/2008 को, उसी केस के अंदर 29/9/2008 को मुसर्रत जबीन साहबा का जवाब भी आया। मतलब मेरे पास इतने क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि खुद अपने आप को साबित करते हैं कि मुसर्रत जबीन साहबा ने चीटिंग की किस तरह। मुसर्रत जबीन साहबा ने जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, और वो फाइल उन्होंने की 29/9/2008 को, और वो उनके साइन के साथ है, वो उनके साइन, उस पर उनके साइन मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि वो शी वॉज फुली अवेयर कि उनके खिलाफ एक सूट फाइल किया गया है, और वो सूट फाइल किया है उनके एक्स हस्बैंड ने जो उस घर का असल मालिक है, और उसमें उन्होंने जवाब फाइल किया कि नहीं जी, एक्चुअली उनका मौक़िफ़ ये था कि इन दोनों की एक बच्ची थी, ठीक है, मुसर्रत जबीन साहबा की और मोहम्मद असलम साहब की, ठीक है। और बेसिकली मुसर्रत जबीन साहबा ये चाहती थी कि मुझे मेरी बेटी की मद में ये मकान मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब राना आज़म साहब की कोर्ट में उन्होंने इस केस से पहले एक केस फाइल कर दिया कि जी खर्चे की मद में, मेरी बच्ची के खर्चे की मद में ये मकान मुझे दे दिया जाए, तो राना आज़म साहब सिविल जज रावलपिंडी ने ये केस खारिज कर दिया कि जी उस बच्ची का खर्चा जो है वो बहुत मान्यूट सा बनता है, और उसके मुकाबले में जो आप घर क्लेम कर रही हैं वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं ये उसकी मद में आपको नहीं दे सकता। ठीक है जी। अब जब वो केस उनका खारिज हो गया तो उन्होंने देखा कि जब अब रीपोजेशन के लिए मोहम्मद असलम साहब भी मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने भी कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, तो उन्होंने जो है ना वो 2008 9वें महीने के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया कि नहीं जी मकान मुझसे नहीं जाना चाहिए। अब ये देखें सर, बड़ी ही ये चिटिंग यहाँ से साबित होती है कि जब वो 29/9/2008 को कोर्ट के अंदर पेश हो रही हैं, अपना जवाब सबमिट करवा रही हैं कि जी मैं ये घर मुझसे ना लिया जाए जो मेरे खामद का है, तो उसके बाद वो 12/2/2009 को जो है वो रज़ाक शाकिर साहब को रजिस्ट्री नंबर 672 के तहत ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किस तरह कर सकती हैं। हाँ सही है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब मैं एक आगे बढ़ने से पहले दूसरी बात, जिस तरह काशिफ भाई जी मैं एक दो चीज़ें जानना चाहता था, एक काशिफ साहब से और एक आपसे। काशिफ साहब ये बताइए कि क्या आपका राब्ता हुआ मुसर्रत जबीन नामी खातून से, कोई मौक़िफ़ वो देती हैं इस पर अपना? मुसर्रत को जी मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, तो आज मेरा एक दफ़ा उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा मेरा मैटर जो है वो कोर्ट में है, तो मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करती। डॉक्टर उमर जहांगीर साहब हैं DC रावलपिंडी, वो अशूरे की वजह से अशूर चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट राजा काशिफ साहब आप ज़रा रुकिएगा। मैं हमारे साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब, आपके साथ तो इस सिलसिले में पहली मरतबा रब्ता हो रहा है इस तरह के केसेस पे, लेकिन ओवरसीज़ कमीशन पंजाब से हम मुसलसल इस तरह के केसेस में रहनुमाई लेते रहे और उनकी इनपुट जानते रहे। ये जो एक बहुत बड़ा मसला है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, और 90% केसेस में हम जो इन प्रोग्राम में हमारे पास दरखास्तें आती हैं, लोग आते हैं, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं। और आप भी चौहान साहब जानते हैं कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना बड़ा आसान समझा जाता है, क्योंकि वो बाहर होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि परसू करें, यहाँ के मामला को देख नहीं रहे होते। अब लेकिन और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग फिर परेशान होकर रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देते हैं, या डिस्करेज होते हैं कि वो रेमिटेंसेस यहाँ पर ना भेजें या अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना करें।
आपकी हुकूमत, आप अभी नई नई हुकूमत है, आप कोई स्पेशल इस हवाले से प्रोग्राम रखते हैं कि इस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तान, ये साल से केसेस चल रहे हैं और उनको ना इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनको पटवारी का निज़ाम और तहसीलदार का ऑफिस सपोर्ट कर रहा है, ना उनको कोई और या पुलिस सपोर्ट कर रही है, तो आप कुछ इरादा रखते हैं आपकी गवर्नमेंट के पंजाब में इस तरह के केसेस पर काम किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उतना ही तकरीबन हमारी फॉरेन रेमिटेंस है। इस वक्त हमारी 19 अरब डॉलर के करीब जो है एक्सपोर्ट पहुंच गई है और तकरीबन इतनी ही हमारी बाहर से पाकिस्तानी जो है वो पैसा भेजते हैं और मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई अहमियत के हामिल है और उनका सबसे बड़ा इशू वाकई यही होता है। मैंने स्पेशल आज से 7 दिन पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक वफद था, उनकी क़यादत एक जनरल उनके जो करता धरता थे उनकी क़यादत में उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मैंने 1.5 घंटा उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपने ये सारे मसाइल बताए। उन्होंने ये बताया कि ओवरसीज जनरल कमीशन पंजाब जो है वो बज़ाहिरन दिखावे के लिए जो है वो आपके खादमे आला साहब ने बना दिया था, सिर्फ जना ओवरसीज के हमें जना PTI की जो है वो कंट्रोल को और इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, लेकिन फिर उसको बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था, इंटेंशनली पैरालाइज किया था ताकि ये सही तरीके से काम ना कर सके, क्योंकि उसमें थोड़ी सी टेंशन देनी पड़ती थी और लोगों के मसाइल को हल करने के हवाले से तवज्जो देनी पड़ती थी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और अपने सिस्टम को थोड़ा सा पटवार और पुलिस के सिस्टम को थोड़ा सा उसमें बेहतर करना पड़ता था, जो वो करने के लिए तैयार नहीं थे, ना उनके अंदर सलाहियत थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में। लेकिन इंशाल्लाह अभी हमने आपके लिए एक ताज़ा तरीन मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो पहले 151 थे पंजाब के अंदर जना पटवार खाने जना कंप्यूटराइज करने के हवाले से, हमने तय किया है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में कि इसको 800 की तादाद में जना हम लेकर जाएंगे अगले चंद माह के अंदर, और उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी पटवार के मामलात को और अपने प्रॉपर्टी के मामलात, फर्द की कापी जना इंतकाल और इस तरह की चीज़ों में उनको बड़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा इस कमीशन को इंशाल्लाह हम एक्टिव करेंगे। हमारी प्रायोरिटी में है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को फुली सपोर्ट किया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनकी इज्जत जान माल सबकी। तो इंशाल्लाह इस कमीशन को हम जितना मजबूत करेंगे उतना ही है ओवरसीज पाकिस्तानी के ये जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जो ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो अब स्पेसिफिकली आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं, रज़ाक शाकिर साहब हैं, इन्होंने एक मकान ख़रीदा था और ये 2009 की बात है, और उसका फिर कोई और काबिज होकर बैठ गया, इनफैक्ट वही लोग काबिज होकर बैठ गए जिनसे इन्होंने ये ख़रीदा था। अब आप ये रज़ाक साहब जैसे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि आज हम रज़ाक साहब पर बात कर रहे हैं, तो चौहान साहब आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इस सिलसिले में कि इनको रास्ता दिखा सकते हैं कि ये क्या करें, आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें? डिस्ट्रिक्ट से हैं ये जी, ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी, ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से। जी, इन्हें कहें मेरा नंबर आपके पास है, इन्हें कहें मुझसे रब्ता कर लें, इनको नंबर दे दीजिए तो इंशाल्लाह करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, ये आप की तरफ से एक नेकी होगी रज़ाक के लिए अगर आप इनको हेल्प करेंगे। आप रज़ाक साहब को हम आपका नंबर जो है वो प्रोग्राम के बाद दे देंगे। आप राजा काशिफ साहब अपनी बात ज़रा मुकम्मल कर लीजिएगा, जो मेरा आपसे सवाल था आप उसका जवाब दे रहे थे। जी, मुसर्रत के हवाले से बताया था कि मुसर्रत से आज रब्ता हुआ, उसने कहा सब जुडिश है तो मैं इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकती। जी, नहीं कर सकती, आप मेरे वकील से रब्ता कर लें। और रेवेन्यू के हवाले से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें डीसी हैं डॉक्टर उमर जहांगीर, डीसी रावलपिंडी, वो अशूरे की वजह से बिजी थे। अब्दुल सलाम साहब हैं एडीसी जी, वो भी अशूरे की वजह से। लेकिन बेसिक मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, इसमें मुसर्रत ने फ्रॉड किया है इनके साथ, और मुसर्रत भी फ्रॉड किया नहीं है, वो भी बड़े आराम से निकल जाएगी अदालत में जब जाएगा मैटर, तो यकीनन वो कहेगी कि मैंने तो इन्हें रजिस्ट्री करा के दी, रजिस्ट्री 1 नंबर है, लेकिन वो ये उसमें जगह जो है वो नाला है। असल मसला ये है कि रजिस्ट्री उसकी भी ओरिजिनल है, रजिस्ट्री दूसरी भी ओरिजिनल है, दोनों रजिस्ट्रियाँ मुसर्रत की रजिस्ट्री मतलब असल में आपको बता दूं कि गलत नहीं है, वो ऐसी जगह ओरिजिनल है, लेकिन वो नहीं, लेकिन वो कैसी जगह कैसे बेच सकती है जो नाले की जगह है या उनकी जगह, मतलब क्या वो उस नाले की मालिक है? असल में इन्होंने लेने से पहले वो शामलाती हकूक, नाला होता है, कब्रिस्तान होता है, कोई ऐसी जगह होती है शामलाती हकूक जो अनयूजेबल होती है, लेकिन लोग उसको फ्रॉड करते हैं, यूज़ में ले आते हैं रजिस्ट्री। असल बात यह है कि इन्हें लेने से पहले मोहल्ले से दाएं बाएं से उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी, इसका मालिक कौन है। दूसरा, इंतकाल जब कराया जाता है तो उसकी निशानदेही करानी चाहिए थी कि शुमाल में ये है, जनूब में इस प्लॉट के शुमाल, मगरिब, जनूब में वो तमा कहते हैं, वो चेक करना चाहिए था, वो कराना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। वो बुनियादी गलती है। दही इलाके में रकबा ओवरसीज अगर ख़रीदते हैं तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि तमा कटवाएं
उसकी निशानदेही ज़मीन की अपनी ज़रूर करवाया करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि इनको ये सब करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप रज़ाक शाकिर साहब ने तो अपना उज़्र पेश कर दिया कि मैं तो चूंकि बहुत थोड़े दिन के लिए आया था और मैं पाकिस्तान के लॉज को इतना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनके रिश्तेदार तो जानते थे। अब एक तो निसार साहब थे जो वफात पा चुके हैं, लेकिन हाजी मुख्तार साहब इनकी एक और बहन हुई हैं। वकार मुश्ताक तूर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। वकार मुश्ताक साहब, क्या मामला आपके इल्म में आ चुका है ये जो आप सुन रहे हैं कुछ देर से, या मैं आपको स्टोरी के बारे में मुख्तसरन बता दूं? जी बिल्कुल, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है और ये मामला मैं समझ चुका हूँ। ओके, तो अब सर आप बताइए फिर आपकी क्या राय है इस पे कि ये तो बड़ा ट्रिकी सा और कॉम्प्लिकेटेड सा मामला लग रहा है। इसमें क्या आपके ख्याल में दो मुतासरा फरीक हैं? एक जो हैं वो असलम साहब जिनकी बीवी ने उनका मकान बेच दिया, और दूसरे वो जिन्होंने 22 लाख रुपए खर्च किया लेकिन वो अब उस पर काबिज नहीं है। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर होता क्या है कि इस तरह के मामलों में अगर जो प्लॉट या प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करते वक्त कानून को मद्देनजर रखा गया है और परचेजर जो है वो बोनाफाइडी परचेजर है और उसने अपनी उसी जमीन को खरीद किया है, निशानदेही के बाद जिस जमीन के उसने पैसे अदा किए हैं, तो फिर तो वो बोनाफाइडी परचेजर की डेफिनेशन में आ जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर मजीद बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हाजी मुख्तार साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या आपके भी सामने था मामला जब ये खरीदा जा रहा था मकान, और क्या आपके ख्याल में वो तमाम ज़रूरी चीज़ें, वेरिफिकेशंस, अता पता करना और तमा निकालना जो भी काशिफ कहते हैं, वो सब चीज़ें क्या हुई थी या होनी चाहिए थी या नहीं हुई? आपने इसको किस तरह से देखा? मैं आया था डॉक्टरी कराने के लिए, मैंने सऊदी अरब जाना था। अच्छा। तो फिर इन्होंने, मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ सऊदीया में, घर जा रहा हूँ वापस हुई रात, अभी मैं शिफ्ट नहीं था इधर हुआ। अच्छा। फिर वो उन्होंने बोला जाना नहीं, जरा कचहरी काम है। मैं खैर तो अंदर कचहरी जाके बताएंगे। मैं ठीक है। जब कचहरी गया तो फिर उन्होंने रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी थी। फिर हुसनैन का आदमी था, एक दो और आदमी थे। सही है। फिर उधर से एक आदमी कम पड़ गया दस्तखत करने के लिए, साइन करने के लिए। फिर उधर से उसको लाए कोई राना नाजम अली है, उसने साइन किए। उसने तो लिया 5000। उसने बोला कि अगर कोई इधर उधर की बात हुई तो मुझे बताना। ठीक है। अगर काम गलत हुआ। और फिर बस इन्होंने करवा ली, रजिस्ट्री करा दी, सारा कुछ हो गया। पैसे उन्होंने ले लिए उधर 22 लाख और साइन सून कर दिए, वो इकरारनामा भी लिख के दे दिया। ठीक है। मुझे तो तहसील में पता चला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं शाहिद शराफत साहब कि एक तो ये जो हसनैन अब्बास काज़मी और माजिद अली हैं, ये दोनों कौन शख्सियात हैं, इनका क्या रोल है इस मामले में? बेसिकली ये दोनों मेन कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने मुसर्रत जबीन को रास्ता दिखाया है कि आपने ये चीटिंग कमिट करनी कैसे है। और बेनिफिशियरी भी है। मेरे पास इस मुख्तारनामे की कापी मौजूद है। हाँ, और बेनिफिशियरी भी हैं। मेरे पास इस मुख्तारनामे की कापी मौजूद है इस टाइम, जो कि जिसमें सैयद हसनैन काज़मी साहब ने जो ट्रांसफ़र की थी मुसर्रत जबीन को मुख्तारनामे के ज़रिए, ये प्रॉपर्टी 5 मरले जो कि खसरा नंबर 719 के अंदर मौजूद थी, जिसका काशिफ भाई ने बताया कि जो खसरा बेसिकली नाले का है। ठीक है सर। अब उन्होंने किया ये कि जब ये उन्होंने अटॉर्नी ट्रांसफ़र की मुसर्रत जबीन को, तो मुसर्रत जबीन जो है वो जब ये अटॉर्नी अपने नाम करवा रही है तो उसके अंदर उसने अपना एड्रेस लिखा है इसी मकान का। जो मुसर्रत जबीन ने प्रॉपर्टी मुख्तारनामे के थ्रू ट्रांसफ़र करवाते वक्त अपना एड्रेस लिखा ना उसके अंदर, वो ये वाला लिखा अटॉर्नी के अंदर, वो उन्होंने इसी मकान का लिख दिया। लेकिन रजिस्ट्री लीगली, लेकिन रजिस्ट्री जो है वो लीगली ठीक है, क्योंकि वो नाले की ज़मीन थी जो कि सर मैं वही गुजारिश कर देता हूँ, अगर मुझे अब 1 मिनट दें मैं वो भी गुजारिश कर देता हूँ। एक्चुअली होता है इस तरह से है कि किसी भी ज़मीन को एलोकेट करने के लिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले उसका खेबट नंबर देखा जाता है, उसके अंदर उसका खैतूनी नंबर देखा जाता है, खैतूनी नंबर देखने के बाद उसका खसरा देखा जाता है, और खसरा देखने के बाद लास्टली
उसके हदूद अरबे से उसको वेरीफाई किया जाता है कि यार ये ज़मीन एक्चुअली है कहाँ पर। बेसिकली जो मुसर्रत जबीन ने और हसनैन काज़मी ने जो चीटिंग कमिट किया है, इन्होंने किया ये है कि ये प्रॉपर्टी थी मोहम्मद असलम की, जिसके नाम ऑलरेडी रजिस्ट्री हुई हुई थी, और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी खसरा नंबर 720 के अंदर। ठीक है सर। हसनैन रजा काज़मी ने और मुसर्रत जबीन ने मिलकर इनकी एक और प्रॉपर्टी जो कि खसरा नंबर 719 के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जिसका खेवट नंबर डिफरेंट है, जिसका खैतूनी नंबर डिफरेंट है, जिसका खसरा नंबर डिफरेंट है, उधर की मलकियत को उठाकर, चूंकि कब्जा मुसर्रत जमीन के पास था और उसका केस ऑलरेडी मोहम्मद असलम के साथ पेंडिंग चल रहा था, तो उसने उस कब्जे का फ़ायदा उठा के और डॉक्यूमेंट्स लगाए खसरा नंबर 719 के, जो कि सैयद हसनैन काज़मी थे, और एक जेन्युइन रजिस्ट्री करवा के दी। आपकी ये बात और काशिफ भाई की ये बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि जो रजिस्ट्री उन्होंने ट्रांसफ़र करवा के दी है वो वाकई उनकी मलकियत थी तो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन इसमें बेसिकली जुल्म ये है, चीटिंग ये है, बेईमानी ये है कि वो जगह जो उन्होंने बेची है वो नाले की है, जिसकी रजिस्ट्री 719 कब्जा किसी और जगह का दिया है, और जो मकान है और कब्जा किसी और जगह का दिया। बेसिकली जो ज़मीन की एलोकेशन थी ना, अब ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी और हमारे यहाँ पर लोकली भी 80% लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि कभी भी किसी ज़मीन को जांचने के लिए क्या चीज़ें देखने इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि खेवट देखना, खेवट के बाद खैतूनी देखना, खैतूनी के बाद खसरा देखना, और खसरे के बाद हदूद अरबा देखना कि यार बेसिकली अब मुझे ये बताइए ना, जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अब उन्होंने कब्जा किसी और जगह का दिया और रजिस्ट्री किसी और जगह की थी, अब क्या आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में चले गए हैं इस चीज को बुनियाद बनाकर? यानी एक तो है ना कि आप कोर्ट में इसलिए हैं कि आप अपनी जमीन का क्लेम चाहते हैं। जी सही। मैंने बेसिकली इसमें दो किस्म की कार्रवाइयाँ बनती हैं, एक बनती है सिविल कार्रवाई और एक बनती है फौजदारी कार्रवाई। सिविल केस मैंने तैयार किया हुआ था लेकिन अभी तक फाइल नहीं किया गया, वो विद ड्यू परमिशन ऑफ शाकिर भाई जो है वो फाइल किया जाएगा। लेकिन जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन थी, मैंने एक डिटेल एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स को साथ लफ किया और अपना केस प्रूव्ड किया, शाकिर भाई की बात को विद डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड किया कि जी ये कब्जा जो है वो थ्रू बैलेफ लिया गया था, ये खातून जो थी मोहम्मद असलम के साथ केस लड़ रही थी, इसने जवाब दिया हुआ था, इसके 100% नॉलेज में था कि ये मकान किसी और का है और इसका कब्जा मेरे हाथ से जा रहा है, और हसनैन काज़मी के जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं वो डिफरेंट, मैंने मतलब इसकी डिटेल जो थी, डिटेल एप्लीकेशन वो बनाकर थाना रेड्स कोर्स में एक तफ्तीशी साहब थे, उनका नाम था लाल शाह साहब, लाल शाह साहब को थ्रू हाजी साहब भेजी गई थी, जो हाजी मुख्तार साहब अभी आपके पास लाइन पे थे। मैंने उनको एप्लीकेशन लिख के दी थी रज़ाक साहब मुझे बताइए कि आखिरी चंद मिनट चल रहे हैं, मुझे ये बताइएगा सर कि इसमें आप क्या चांसेस क्या हैं, आपका केस कहां पर खड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आप अपने मौक्किल को? सर 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस है, लेकिन लाल शाह जो थे तफ्तीशी, उन्होंने एक इतनी बड़ी अमाउंट का तकाजा कर दिया कि हाजी साहब भी पीछे हो गए और वो बाद में मेरे पास आए भी नहीं। इसमें फिर हमने 22 से मूव करनी थी, लेकिन चूंकि हाजी साहब ने दोबारा मुझसे रब्ता नहीं किया और वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए कि यार पुलिस वाले आगे हमारे से इतना फ्रॉड हुआ और पुलिस वाले अलग हमसे पैसे मांग रहे हैं, जबकि मैंने उन तफ्तीशी साहब से जो लाल शाह साहब थे उनसे फ़ोन पे बात की और उनको सारा मैटर समझाया कि यार इनके साथ वाकई चीटिंग हुई है और ये चीटिंग डॉक्यूमेंट से प्रूव्ड है। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पर आपको पता सिस्टम है कि उन्होंने उस बात को घुमाना फिराना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं पहले फ़लाँ से तस्दीक कराऊंगा, फिर फ़लाँ से तस्दीक करवाऊंगा, जबकि मैंने उनको कहा कि यार सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं देखते? तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं डॉक्यूमेंट्स पे नहीं चलता, मैं बयान लिखूंगा लोगों के, तहसीलदार के लिखूंगा, फलां के लिखूंगा, फलां के लिखूंगा। उसके बाद मेरा ख्याल है हाजी साहब से उन्होंने कुछ जो है ना वो अच्छी बली अमाउंट का तकाजा कर दिया, हाजी साहब पीछे हो गए और उसकी वजह से ये फिर काम दोबारा पेंडिंग में चला गया। बिल्कुल ठीक है, चलें अब मैं आखिर शाकिर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? इस आप सारी गुफ्तगू माहिरीन की भी सुन रहे थे, आप कुछ कहेंगे? जी सबकी गुफ्तगू सुनी है और बस लास्ट पे तो यही कहना चाहूँगा कि देखें जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि हम ओवरसीज जो होते हैं वो हमारा दिल जो है पाकिस्तान के साथ धड़क रहा होता है, और कभी भी जब पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई ऊंच नीच का वक्त आता है, मैं ये बात शायद मेंशन करने वाली नहीं थी लेकिन वैसे बताता हूँ कि 2005 में जब जल्जला आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके 18,000 यूरो की अमाउंट जो है बजरिया अम्बेसी, पाकिस्तान अम्बेसी के जरिए भेजे थे, यानी कि हम हर वक्त हर मौके और इस बात का एहसास है इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है शायद, क्योंकि अभी मैंने मिनिस्टर साहब से यही बात की थी, चौहान साहब से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है और इसीलिए वो इसको संजीदगी से देख रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया रज़ाक शाकिर साहब आपका, शाहिद शराफत साहब, राजा काशी साहब, वकार मुश्ताक तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हाजी मुख्तार साहब ने भी शिरकत की। तमाम मेहमानों का बहुत उम्मीद करते हैं कि आपका मसला जल्द अज जल्द हल होगा और आपको आपके मकान का दोबारा न सिर्फ कब्जा मिलेगा बल्कि इसकी रजिस्ट्री में जो गलतियाँ मौजूद हैं या इसकी एक्चुअल रजिस्ट्री है वो भी आपको मिल जाएगी। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।